तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल बायोलॉजी की जो यूनिट अपन ने स्टार्ट कर रखी है, इस यूनिट के अंतर्गत अपन सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, कोशिकांगों को पढ़ रहे हैं। और कोशिकांगों के संबंधित एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि कोशिकांगों को अपन 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहले ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन। ऐसे कोशिकांग जिन पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एकल झिल्ली होती है। और ऐसे कोशिकांग जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। मेम्ब्रेनलेस में आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है सेंट्रोसोम और दूसरा नाम याद रखना है आपको राइबोसोम। जबकि आपको डबल मेम्ब्रेन के अंदर 2 नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा नाम याद रखना है आपका क्लोरोप्लास्ट। इनके अलावा जो बचते हैं वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स होते हैं। ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं, इनको बाद में देखेंगे। अभी अपन शुरुआत करते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। देखें, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, उनमें सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोजकर्ता की बात करें तो मैंने पहले बता दिया था कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है किथ पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम से अपने शब्द लिया था रेत, और रेत किस में डालते हैं, पोर्ट में। आपको पौधा लगाना है तो पोर्ट में क्या डालोगे, रेत अपन डालते हैं, मिट्टी डालते हैं। इस तरह से अपन ने याद किया था इसको। होगा कहां पर, किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है प्लस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच में स्थित क्या कोशिकांग है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। ये मैं एक डायग्राम बनाऊं छोटा सा। जैसे ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इस केंद्रक के बाहर जैसे इस प्रकार से ये वाली स्ट्रक्चर जो बन रही हैं, ऐसी स्ट्रक्चर जो बन रही हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनी है, इन स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार से दूसरे की स्ट्रक्चर बनाऊं, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखा जाए तो जैसे मान लो ये वाली स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती हैं। बाहर की साइड में इस प्रकार से ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, नली की जैसी स्ट्रक्चर जो बन रही हैं, ये वाली स्ट्रक्चर है। अब इस प्रकार से और आगे जाकर डिटेल में इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो बन जाती हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें क्या अंतर है, इसमें अगर मैं इस प्रकार से कुछ संरचनाएं और इसके ऊपर ऐड कर दूं, ये वाली स्ट्रक्चर ऐड कर दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम हो, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो, उसे क्या कहा जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। आप सबको विदित है, इतना तो विदित है, पर इतना और याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को जोड़ने के लिए जो प्रोटीन काम आता है उसका नाम है राइबोफोरिन। की याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आता है राइबोफोरिन प्रोटीन का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसको जोड़ देगा, राइबोसोम इसके ऊपर अटैच कर देगा, दाने दाने से बन जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं राइबोसोम के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर राइबोसोम एब्सेंट है वो स्मूथ है, चिकनी है। जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो स्मूथ है, और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या है, रफ है, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है। तो ये राइबोसोम के आधार पर इसके 2 प्रकार हो गए। साधारणतः इसकी संरचना को देखा जाए तो इसकी संरचना के हिसाब से अपन देखें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 प्रकार की होंगी। संरचना के आधार पर वैसे देखा जाए तो इसकी 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक संरचना को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सिस्टर्नी, एक को बोलते हैं वेजाइकल, और एक को बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी, ठीक है, वेजाइकल, और एक को क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूल। अब देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर बनती हैं, ये स्ट्रक्चर बनती हैं बाहर की साइड में न्यूक्लियस के, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे। जिन सिस्टर्नी के ऊपर आपके राइबोसोम प्रेजेंट है वो हो गई रफ सिस्टर्नी, और जिसके ऊपर नहीं है वो हो गई स्मूथ सिस्टर्नी एक तरीके से। इसी प्रकार से ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है गोलाकार, अगर पुट्टिका जैसी स्ट्रक्चर, उसको भी क्या बोला जाता है, वेजाइकल बोला जाता है। इसके ऊपर भी ऐसा हो सकता है कि रफ और स्मूथ 2 प्रकार की हों।
ट्यूब्यूल जो ज्यादातर होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, स्मूथ प्रकार की होती हैं। इनमें रफ कोई स्ट्रक्चर बहुत रेयर केस में आती है। तो ज्यादातर क्या मिलेंगी, ये ट्यूब्यूल होंगी वो आपके स्मूथ प्रकार की होती हैं, ये वाली ट्यूब्यूल होगी। तो 3 प्रकार हो गए किसके, सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चर है इनकी, किनकी, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब अपने अभी 2 बातें पढ़ी थी, एक एसईआर, तो जो मैक्सिमम जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे, ट्यूब्यूल के जैसे ट्यूब्यूलर ऐसे भी लिख लो चाहे तो ट्यूब्यूल या ट्यूब्यूलर, मैक्सिमम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी। ठीक है, एससीआर में ज्यादातर कौन सी मिलती हैं, ट्यूबुलर प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। और सिस्टर्नी के अंदर ज्यादातर कौन सी होंगी, ये होंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऐसा समझ लो कि सिस्टर्नी ज्यादा पाई जाएंगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्यूब्यूल ज्यादा पाई जाएगी। ये सिंपल सी आपको मैंने साधारण सी बात बता दी है। इसकी सन भी लिखना चाहो तो 1945 में किथ पोर्टर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, देखा था। ये सारी स्ट्रक्चर आती हैं। इनके बाद में जब अपन और डिटेल में जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनता है फंक्शन, कार्य, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या हैं, क्या क्या फंक्शन है इसके। तो अपन फंक्शन को देखेंगे, वहीं सर क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या है, फंक्शन क्या है। अब देखिए, सबसे पहला फंक्शन आपको क्या याद रखना है, सबको पता ही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, और राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सबको पता है। ठीक है जी। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पूछ लेगा अगला, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या याद रखोगे कि इसके लिए स्थान प्रोवाइड करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके लिए, अगर लिपिड का सिंथेसिस होना है, अगर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना है, अगर स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होना है, इनका सिंथेसिस होता है, उसके लिए स्थान प्रोवाइड करेगा कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस इनका सिंथेसिस इनके ऊपर होगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ये बात याद रखोगी। अब स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसका मतलब स्मूथ तभी बोलेंगे जब किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो। तो अगर अपनी बॉडी के अंदर सेल जो है, सेल के अंदर जो टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है, विषैलापन अगर जनरेट हो जाता है, तो टॉक्सिसिटी रिमूव करने का काम भी कौन करता है, टॉक्सिसिटी रिमूव करके सेल को डिटॉक्सिफाई करना, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये काम कौन करता है, ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और क्या कर सकता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों एक आधार बिंदु हैं, मेन संरचनाएं हैं सेल के अंदर, तो इसके बीच में ये प्रेजेंट है। तो खुद भी क्या करेगी, सेल जो है ना, सेल की जो स्ट्रक्चर है ना उसको मेंटेन करेगी, स्ट्रक्चर को मेंटेन क्या करेगी, स्ट्रक्चर, प्लस सेल की जो इंटरनल शेप है, साइज है, प्रोटेक्शन करना सेल को, ये काम भी किसका है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम भी हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और बताओ क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ से काम करेंगी, आपको पता है कहाँ प्रेजेंट है तो उधर से करेंगी। तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करेंगी, मटेरियल का आदान प्रदान करेंगी, ट्रांसफर करेंगी, कहाँ से कहाँ, एक तरीके से न्यूक्लियस प्लस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उनके बीच में, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो सेल है, सेल के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है। अब देखो मुख्य बातें यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 नाम याद रखना। एक नाम याद रखना है सेल वॉल, दूसरा नाम याद रखना है प्लाज्मोडेस्मेटा, तीसरा नाम याद रखना है गोल्जी बॉडी, चौथा नाम याद रखना है क्या, लाइसोसोम, पांचवा नाम याद रखना है माइक्रोबॉडीज। इन सब का निर्माण किसके द्वारा होता है, इन सब का फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा।
मतलब सेल वॉल एंडोप्लाज्मिक, सेल वॉल को बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ है, प्लाज्मोडेस्माटा को बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ है, दो प्लांट सेल के बीच का कनेक्शन। गोल्जी बॉडी को बनाने में किसका हाथ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ है। लाइसोसोम को बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज में आपको 3 नाम याद रखने हैं, मैंने पहले ही बताया था। माइक्रोबॉडीज में एक नाम याद रखना है स्पेरोसोम, एक नाम याद रखना है ग्लाइओक्सिसोम, और एक नाम याद रखना है पेरोक्सिसोम। ये 3 कोशिकांग हैं, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडीज। और इन तीनों का फॉर्मेशन भी कौन करता है? कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER के इतने काम हो गए। क्या काम हो गए? सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन, लाइसोसोम का फॉर्मेशन और माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन। ये सब काम किसके द्वारा किए जाते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरव्यू है। किसने खोजा? न्यूक्लियस के राइबोसोम के आधार पर कितने प्रकार हैं, इसी तरह से उसकी संरचना के आधार पर उसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या कार्य हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो सबको पता होता है। फिर ये याद रखना टॉक्सिसिटी काम किसका? स्मूथ का। क्योंकि काम स्मूथ होगा तभी होगा ना स्मूथ, जब टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। ये तो पता ही हो सकता है क्योंकि मेंटेन करेंगे इस स्ट्रक्चर को। और ट्रांसपोर्टेशन अपने आप ही करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्थित है ये। और सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज, इन सब का निर्माण भी, फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ये सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। 12th स्तर तक का दे रखा है और इतने ही में ही अपन ने क्वेश्चन को लिया है। धन्यवाद।